हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का उड़ान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी वीकली करंट अफेयर क्लास चल रही है, हर मंडे आती है जो कि आपकी सुबह। तो साप्ताहिक समसामयिक की आज 28 जुलाई से 4 अगस्त तक का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो बढ़ते हम अपने करंट अफेयर क्लास की ओर और बढ़ते हम अपने प्रश्नों की। जैसा कि आपको पता है, एमसीक्यू के साथ साथ हम वन लाइनर क्वेश्चन भी करते हैं। तो बढ़ते हम अपने प्रश्नों की और आज का पहला प्रश्न हमारा ये रहा आप लोगों के सामने। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट हम कब करते हैं? 20 जून को, 30 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 14 फरवरी को? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बात करें तो ये वैसे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2011 में इसे 30 जुलाई को घोषित किया था, लेकिन अपने भारत देश में इसको 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को मतलब 3 अगस्त को नहीं, मतलब अगस्त के पहले रविवार को अपन मनाते हैं अपने भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे। कब? अगस्त के पहले संडे को। अगस्त के और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 30 जुलाई को घोषित किया था। कब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे महासभा ने 2011 में, कब? 2011 में 30 जुलाई को, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था कि मतलब मित्रता के माध्यम से शांति, एकता और आपसी समझ को बढ़ावा देना। इसके उद्देश्य से इसको मतलब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस को। और जब दिवस का क्वेश्चन आया तो हम दिवस के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि जुलाई में कौन कौन से अभी तक अपन ने दिवस मनाए, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। वैसे तो मैंने आपको और पहले क्लासों में बताता आया हूँ, तो एक बार फिर से रिवीजन। 1 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं ये बताइए? 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 6 जुलाई को, 9 जुलाई को, 11 जुलाई को। ये सब दिवस आपको बताने हैं मुझे कब मनाते हैं। अगर हम बात करें 1 जुलाई को, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। एक दो बार तो मैं और तीन ज्यादा बार बता चुका हूँ, एक दो बार क्या होता है। दिवस से एक क्वेश्चन अपने पेपर में आता ही आता है, तो ये हमेशा डेली लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, रिवाइज मन ही मन में याद करने की कोशिश किया करो। दिवस से आता ही आता है एक क्वेश्चन। तो 1 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं हम कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कौन सा? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अच्छा, 2 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 जुलाई की हम बात करें तो 2 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व यूएफओ दिवस। कौन सा? विश्व यूएफओ दिवस। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 3 जुलाई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। प्लास्टिक से छुटकारा के लिए अपन 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाते हैं। अच्छा, 6 जुलाई को कौन सा दिवस? 6 जुलाई को दो दिवस मनाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 6 जुलाई को कौन से दो दिवस मनाए जाते हैं? एक तो मनाया जाता है विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, जो कि अफ्रीका की प्रतीक मानी जाती है, अफ्रीका में ही बोली जाती है ज्यादातर। कौन सी? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। एक और 6 जुलाई को दिवस मनाया जाता है, एक और दिवस कौन सा है 6 जुलाई को मनाया जाने वाला? उसको बोलते हैं विश्व जूनोसिस दिवस। अच्छा, 9 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? कौन सा दिवस मनाते हैं? 9 जुलाई को हुई थी एबीवीपी की स्थापना हुई थी, इसलिए 9 जुलाई को हम एबीवीपी की स्थापना दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, 13 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 13 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व रॉक डे। तो ऐसे ही मतलब दिवस का रिवीजन करते रहिए, बोलते जाइए। एक दो बार रिपीट करोगे अपने आप आ जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था एमसीक्यू के साथ साथ हम वन लाइनर क्वेश्चन भी लाएंगे। तो ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ। तो महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तथा उन्होंने गेहूं चावल की पैदावार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय मूल के निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। वे 20 अक्टूबर को ग्रेग फॉरन की जगह पद संभालेंगे। वर्तमान में कंपनी के चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं। कौन? निखिल रविशंकर जी। इसरो के वैज्ञानिक ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक नियुक्त किए हुए हैं। वे पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निदेशक थे। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए वैज्ञानिक एस उन्नी कृष्णन नायर की जगह ली है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने प्रश्नों की ओर। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? कोनेरू हम्पू, हरिका द्रोणावल्ली, दिव्या देशमुख या फिर वैशाली यार? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द फिडे वुमेन वर्ल्ड कप 2025? अभी फिडे वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसको जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बन गई है, ये बताना है हमको। तो कौन बनी है पहले? तो ये फिडे जो महिला शतरंज विश्व कप है, ये हुआ कहाँ था, इसका आयोजन हुआ कहाँ था और ये कब हुआ था? इसकी बात करें तो ये 28 जुलाई को हुआ था। कब? 28 जुलाई को। कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया के बातूमी में। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? जॉर्जिया के
कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? जॉर्जिया के बातूमी में। इसको जीतने वाली भारत की कौन सी पहली महिला बनी है भारत की? तो दिव्या देशमुख जी। भिड़े महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली दिव्या देशमुख जी 19 साल की हैं। ये भारत की पहली महिला बन गई है जिन्होंने फिडे विश्व कप महिला विश्व कप जीता है। ये है भारत की पहली दिव्या देशमुख जी जिन्होंने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। इन्होंने अपनी ही हमवतन कॉनेरू हम्पी जी को हराया है। ये भी भारत की है, इन्होंने इनको हराया है, कॉनेरू हम्पी जी। इसी के साथ दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रांड मास्टर तथा महिलाओं में चौथी ग्रांड मास्टर बनी है। 88वीं ग्रांड मास्टर और महिलाओं में चौथी ग्रांड मास्टर बनी है। अब ये फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीती है तो इनको पुरस्कार में क्या मिला है? इनको पुरस्कार में मिला है $50,000। कितना? $50,000। और कॉर्नेरू एमपी को इन्होंने हराया, इनको मिला है $35,000। अब ये चौथी महिला बनी है ग्रांड मास्टर। तो भारत में इससे पहले 3 महिलाएं और थी ग्रांड मास्टर। तो कौन थी? 2002 में कॉर्नेरू हम्पी बनी थी। उसके बाद 2011 में हनिका द्रोणवल्ली, ये भी ग्रांड मास्टर रह चुकी है। और वैशाली यार रह चुकी है 2023 में। अब 2025 में कौन बनी है ग्रांड मास्टर? दिव्या देशमुख जी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ग्रांड मास्टर कौन होता है? शतरंज के क्षेत्र में मतलब विश्व चैंपियनशिप के बाद शतरंज में सबसे बड़ा सम्मान होता है ग्रैंड मास्टर। इसको अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा प्रदान किया जाता है। किसको? इसको। इसी के साथ बढ़ते हैं हम। सरकार के अनुसार 2020 से जुलाई 2025 तक 96.44 लाख विदेशियों को ई वीजा जारी हुआ। पात्र देशों की संख्या 171 से 181 हो गई। हर साल 1.75 लाख भारतीय हज कोटे के तहत सऊदी जाते हैं। 23 वर्षीय थारुण मन्नेपल्ली ने मकाऊ ओपन सुपर 300 मेंस सिंगल्स में सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने चीन के हु जे को 75 मिनट में हराया। यह उनका पहला VWF सुपर 300 सेमीफाइनल है। इसी के साथ भगवान बुद्ध के पिपराहा अवशेष 127 साल बाद भारत लौटे। इन्हें 1898 ब्रिटिश अधिकारी विलियम पेप्पे ने खोजा था। किसने? विलियम पेप्पे ने खोजा था और वो ब्रिटेन ले गए थे। अब सरकार के प्रयास से ये अवशेष वापस लाए गए हैं। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण भारत के किस अंतरिक्ष केंद्र से किया गया? फ्रॉम विच इंडियन स्पेस सेंटर वाज द निसार सैटेलाइट लॉन्च? अभी निसार उपग्रह का लॉन्च किया गया है। निसार उपग्रह को इसको किस मतलब अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है ये हमको बताना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से, या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, या फिर इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर बेंगलुरु से, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र उड़ीसा से। तो निसार उपग्रह को कहां से लॉन्च किया ये बताना है। इसी के साथ साथ पहले तो ये देख लेते हैं हम निसार उपग्रह आखिर है क्या। निसार उपग्रह की हम बात करें तो निसार उपग्रह ये नासा और इसरो द्वारा दोनों के द्वारा शुरू किया गया उपग्रह लॉन्च मतलब उपग्रह है। किसके द्वारा? नासा और फुल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। फुल फॉर्म में इसका नाम है, ये नासा और इसरो द्वारा दोनों के द्वारा किया जाने वाला कौन कौन मिलके कर रहा है इस उपग्रह को लॉन्च? नासा और इसरो इसने इसको बनाया है। इसको किस तरीके से मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसकी बात करें तो नासा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। इसका नाम है पूरा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह मतलब दुनिया का पहला द्विआवर्ती मतलब वाला उपग्रह है निसार उपग्रह। ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ये अपनी पृथ्वी का अवलोकन करेगा। अवलोकन मतलब कैसा होता है? जैसे पृथ्वी पर जैसे कोई बाढ़ आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, या फिर कोई भूस्खलन होता है, उनका ये सटीक समाधान बताएगा। मतलब कैसे मतलब ये सब चीजें पहले ही बता देगा और से हम सटीक समाधान कर सकेंगे इसके द्वारा। और ये 12 दिनों तक पृथ्वी का पूरा अवलोकन करेगा। कितने दिन तक करेगा पृथ्वी का अवलोकन? 12 दिनों तक। और इसमें एस बैंड और एल बैंड लगाए गए हैं। जो एस बैंड है वो इसरो के द्वारा, और एल बैंड है जो नासा का है। कहाँ का? एस बैंड इसरो का है। इसमें दो बैंड लगे हुए, कौन कौन से? एस बैंड और एल बैंड। एस बैंड की बात करें तो ये इसरो का है, और एल बैंड की बात करें तो ये नासा का है। कैसा है? ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। निसार उपग्रह क्या करेगा ये? वो मैंने आपको बताया पृथ्वी का अवलोकन करेगा, 3D मानचित्र तैयार करेगा ये पूरा। पढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने प्रश्नों की ओर। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कनाडा G7 का तीसरा देश बना तथा जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। यह मान्यता औपचारिक तौर पर सितंबर से UN महासभा के दौरान दी जाएगी। कर्नाटक की 38 वर्षीय महिला में नया ब्लड ग्रुप पाया गया जिसे CRIV नाम दिया गया। CR का मतलब होता है क्रॉमर
और आईबी का इंडिया बेंगलुरु है। वैज्ञानिकों ने इसे नया ब्लड ग्रुप एंटीजन माना है। महाराष्ट्र ने नागपुर में पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया। यह केंद्र बीआर हेडमेट एआई संचालित स्मार्ट डैशबोर्ड और डिजिटल शिक्षण सामग्री से लैस है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो अभी हाल ही में FISU वर्ल्ड कप यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित हुए थे। ये पहले तो कब आयोजित हुए थे और ये कहाँ पे आयोजित हुए थे, ये हमको बताना है। कब आयोजित हुए थे और कहाँ पर आयोजित हुए थे FISU वर्ल्ड कप? तो ये 16 से 27 जुलाई तक। कब से कब तक? 16 से 27 जुलाई तक ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स है चले थे। कब से? 16 से 27 जुलाई तक। 16 से 27 जुलाई तक ये चले थे। इनका आयोजन, पहले तो ये बताना, इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी के रायन रूहर शहर में इनका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी के रायन रूहर शहर में इनका आयोजन किया था। इसका आयोजन किसने किया था? FISU का आयोजन किसने किया था, ये हमको बताना था। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ FISU द्वारा विश्वविद्यालय के एथलीटों के लिए, मतलब इसका आयोजन किया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा इसका मतलब आयोजन किया था? जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महासंघ होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महासंघ FISU द्वारा विश्वविद्यालय के जो एथलीट होते हैं उनके लिए इसको किया गया था। इसके तो लिए विश्वविद्यालय के एथलीटों के लिए इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था इनका आयोजन? तो रायन रूहन, जर्मनी की जो शहर है रायन रूहन, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था FISU का। और इसमें, इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल टोटल 12 पदक जीते हैं। कौन कितने? 12 पदक जीते हैं इस प्रतियोगिता में भारत ने। 12 पदकों के साथ भारत 20वें स्थान पर रहा इस प्रतियोगिता में। पूरे देश में, पूरे मतलब विश्व में कितने स्थान पर रहा? 20वें स्थान पर। 12 पदकों में 2 स्वर्ण थे, 5 रजत थे तथा 5 कांस्य पदक थे। पढ़ते हैं हम। FISU देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत ने टोटल 12 पदक जीते थे। ये इसका कौन सा संस्करण था? 32वें विश्वविद्यालय खेल 2025 के 102 देशों के विश्वविद्यालयों के एथलीटों ने इसमें भाग लिया। जैसा 55 देशों ने पदक जीते, जिनमें जापान पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। जापान के बाद चीन था, फिर अमेरिका था, फिर दक्षिण कोरिया था, फिर इटली था। इसके बाद भारत अपना 20वें स्थान पर रहा था। भारत इसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है, 5 रजत पदक जीता है तथा 5 कांस्य पदक। टोटल पदक भारत ने 12 जीते हैं। अब टोटल पदक भारत ने 12 जीते, तो 2 स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं? परिणीति कौर और कुशल दलाल तीरंदाजी में मिश्रित टीम है ये, और साहिल यादव जी ने तीरंदाजी में जीता है। तथा रजत पदक की बात करें तो परनीत कौर, कुशल दलाल और प्रवीण चित्रावेल और सीमा, और 5वें नंबर पे अपनी अंकिता ध्यानी ने रजत पदक जीता है। कांस्य पदक की हम बात करें तो कांस्य पदक किस किसने जीता है? कांस्य पदक, कांस्य पदक किस किसने जीता है ये हमको बताना है। तो कांस्य पदक बताइए कौन कौन जीता है। तो कांस्य पदक सुनीता दयानंद, सतीश करुणाकरण, वैष्णवी खड़ेकर और देविका शेहाग और बरसनी विश्वनाथ जी, वैष्णवी अड़कर, परनीत कौर, सेजल सिंह और लालू प्रसाद भोई, इन लोगों ने मतलब कांस्य पदक जीते हैं। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? परनीति कौर और साहिल यादव जी ने। पढ़ते हैं इसी के साथ। भारतीय सेना ने सिक्किम में दिव्य दृष्टि अभ्यास आयोजित किया। इसमें युद्ध जैसी स्थिति में अपनी उन्नत तकनीकी जैसे एआई, ड्रोन और सेंसर टू शूटर का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा 829 अंकों के साथ आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैटर के तौर पर रहे हैं। वे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बाद इस पोजीशन तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री और हाउस ऑफ लॉयर्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और वे मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाले में से प्रमुख थे। अनुराधा ठाकुर को हाल ही में किस संस्था के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है? अनुराधा ठाकुर हैज बीन रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन?
तो अभी अनुराग ठाकुर को किस मतलब संस्था की केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सेबी में, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक में, या फिर भारतीय स्टेट बैंक में, या फिर नाबार्ड में, ये हमको बताना है। आर्थिक मामलों की सचिव रह चुकी हैं ये कौन? अनुराधा ठाकुर। इनको किसमें मतलब किस केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको आरबीआई में आर्थिक मामलों की सचिव रह चुकी है कौन? अनुराधा ठाकुर। इनको आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक में रूप में नियुक्त किया गया है। किसमें? आरबीआई के। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया। ये आर्थिक मामलों के मामले में इनका गहरा अनुभव है। इनको आर्थिक मामलों में गहरा अनुभव है इनको, तथा मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर ये जोर देंगी। बैंकिंग नियमन और नीति समन्वय मिलने पर इनका गहरा दृष्टिकोण है इनका। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन इनके ऑप्शन और देख लेते हैं। सेबी के, अच्छा आरबीआई की बात की है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी अपनी 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में। अच्छा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? जब आरबीआई बना था 1935 तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन बाद में इसको बदलकर 1937 में कहाँ कर दिया गया ये बताना है। तो बाद में 1937 में इसका कोलकाता की जगह मुंबई हो गया। कहाँ? मुंबई इसका हेडक्वार्टर। अच्छा सेबी की स्थापना कब हुई थी ये बताइए। इस भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की हम बात करें तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। कब? 1 जुलाई 1955 में। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो इसका मुख्यालय अभी भी मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। अच्छा सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब? 12 अप्रैल 1988 को। अच्छा सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर की बात करते हैं इस भी मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जुलाई 1982। आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकंड। नाबार्ड की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? तो 12 जुलाई 1982। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। तो अनुराधा ठाकुर को आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं इसी के साथ। कैनालिस की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक बना, तथा अप्रैल जून 2025 में अमेरिका में आयात हुए स्मार्टफोन्स में 44% मेड इन इंडिया थे। हैदराबाद की स्पेस टेक स्टार्टअप स्टारडोर में ने भारत में विकसित पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राणोदन इंजन का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण को आईएससी बेंगलुरु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपि के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की। इससे एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनेगा जिससे दुनिया भर के छात्र शिक्षक जुड़ेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न के लिए। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन? नई शिक्षा नीति लागू करना, या फिर प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना, या फिर डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना। तो हमको ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य बताना है। तो ज्ञान भारतम मिशन की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 27 जुलाई को, कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई को मन की बात के 124वां जो संस्करण था उसमें उन्होंने बोला था, ज्ञान भारत मिशन के बारे में बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से ज्ञान भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके लिए भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनके डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन को लॉन्च किया गया है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय डिजिटलीकरण का भंडार तैयार किया जाएगा जिसमें हजारों वर्ष पुराने जो अपने ज्ञान दर्शन और विज्ञान आयुर्वेद और गणित जैसे ग्रंथ हैं उनको डिजिटलीकरण के रूप में संरक्षित रखा जाएगा। पढ़ते हैं इसी के साथ। दिव्या दोस्मिक ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप का खिताब जीता। वे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही वह भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। कौन? दिव्या देशमुख। लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार के लिए चुने गए सांसदों में सबसे ज्यादा 7 सांसद महाराष्ट्र राज्य से हैं।
भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अनाहत ने यह पदक महिला एकल स्पर्धा में जीता। यह 15 सालों के इतिहास में भारत में पहली मेडल है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने किस पद का कार्यभार 1 अगस्त को संभाला? तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने किस पद का कार्यभार 1 अगस्त को संभाला है? तो थल सेना प्रमुख, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, या फिर उप सेना प्रमुख, या फिर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा प्रमुख। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में 1 अगस्त को एनएस राजा सुब्रमणी जी का स्थान लिया है इन्होंने। और कौन सा पद इन्होंने संभाला है? तो भारत का जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पद है, इन्होंने 1 अगस्त को इनको दिया गया है। कौन सा? भारत का जो उप सेना प्रमुख जिसको बोला जाता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने 1 अगस्त को वाइस चीफ और आर्मी स्टाफ इनको बनाया गया है। और ये किन के स्थान पर आए हैं? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम जी के स्थान पर आए हैं। एनएस राजा सुब्रमणी, इनका इन्होंने कार्यभार संभाला। ये है अपने पुष्पेंद्र सिंह जी। तो इनको क्या बनाया गया है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। ये मतलब राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने 1987 में भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद इनको मतलब 4 पैरा जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं उसमें अपना कमीशन प्राप्त किया। इसके बाद इनको इन्होंने मतलब अपने लंबो दस के मतलब जो दस की इसके बाद इन्होंने मतलब अपने देश और अंतर्राष्ट्रीय दशकों के सैन्य करियर में उन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, इसलिए इनको चुना गया है लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर। इसको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। भारत ने फिलीपींस में हुए इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल व 2 सिल्वर मेडल जीते। रुद्र पथानी और दांत सकरे ने गोल्ड और भव्या गुनवाल और सुब्रोजित ने रजत पदक जीते हैं। वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका जीतने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने एकल में कांस्य पदक जीता तथा वैष्णवी 1979 के बाद पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय है। वर्ष 2025 का जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड किसे मिला? हु रिसीव्ड द जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025? डॉक्टर एस स्वामीनाथन सोमनाथ, या फिर डॉक्टर केशवन, या फिर डॉक्टर वी नारायण, या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो जीपी बिड़ला मेमोरियल जो अवार्ड है वो किसने जीता है, इसके बारे किसको मिला है, इसके बारे में हमको बताना है। तो ये बताना है हमको डॉक्टर जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड। डॉक्टर जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड की हम बात करें तो इसको पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था। ये पुरस्कार जो होता है वो भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के सम्मान में से एक पुरस्कार है, जिसको विज्ञान शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मतलब जो गहरा प्रभाव डालते हैं, जो मतलब जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं विज्ञान संस्कृति और इनके, उनको दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के डॉक्टर वी नारायण, अंतरिक्ष विभाग के जो अभी सचिव हैं अपने, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अंतरिक्ष के इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको दिया गया है। कौन? डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण किसको मिला है? वर्ष 2025 का जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर वी नारायण जी को। डॉक्टर एस स्वामीनाथन ये भी मतलब अपने इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनसे पहले डॉक्टर वी नारायण से पहले, और इसरो और सोमनाथ जी से पहले के शिवान थे। और एक राधा कृष्णन जी भी अपने इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। यह है डॉक्टर वी नारायण। एशिया क्रिकेट कप 2025 इस साल यूएई में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। सरकार ने लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया। संसद टीवी एक सार्वजनिक प्रसारक है जो संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 30 जुलाई 2025 को रूस के किस क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटी थी? ऑन 13 जुलाई 2025 विच रीजन ऑफ रसिया experienced both a powerful earthquake and a volcanic eruption eruption? तो बताइए, ये अपन को बताना है 30 जुलाई 2025 को रूस के किस क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटी थी? साइबेरिया में, या फिर उराल पर्वत पर, या फिर कामचटका प्रायद्वीप पर, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग पर? तो कामचटका प्रायद्वीप पर मतलब ये घटना घटी थी कब? 30 जुलाई को। कामचटका जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर 30 जुलाई 2025 को रूस का मतलब एक बहुत ही मतलब 8.7 तीव्रता वाला भूकंप ज्वालामुखी यहाँ पे फटा था। कहाँ पे? कामचटका प्रायद्वीप पर।
पाकिस्तान ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला को सबसे बड़े सैन्य सम्मान निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ने दिया। आरबीआई ने आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर को अपने केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त करने की घोषणा की। वह अजय सेठ का स्थान लेंगी, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। ये करंट अफेयर की क्लास आ रही है आपकी, 7 महीनों की क्लासेस रहेगी, जनवरी से लेकर पूरा जुलाई तक का मैं करंट अफेयर आपको बताने जा रहा हूँ। और पूरी क्लास आपकी वन लाइनर रहेगी, जो फटाफट रिवीजन के तौर पर रहेगी। अभी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लासेस रहेगी। इससे बाहर शायद ही करंट अफेयर में आपके लिए कुछ आएगा, तो ये क्लास देखना नहीं भूलिए। 11 जुलाई की डेट याद रखना है अपन को। किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाइसेंस मिला है? तो किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट इंटरनेट सेवा का लाइसेंस मिला है? तो स्टारलिंक, या फिर यूटेल सेट वनवेव, या फिर जियो को, या फिर एयरटेल को। विच कंपनी हैज रिसीव्ड द लाइसेंस टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया? तो किस कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था कॉन्क्लेव में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, इसको भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लाइसेंस मिलने की घोषणा की है। किसको? एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को। किसकी कंपनी है ये? एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को, मतलब ये घोषणा की है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, इनको लाइसेंस मिला है स्टारलिंक को। और सैटेलाइट, अच्छा ये यूरटेल, ये सेट, ये कहाँ की कंपनी है? जियो किसकी कंपनी है? जियो की बात करें, मुकेश अंबानी जी की कंपनी। एयरटेल की कंपनी की, एयरटेल कंपनी किसकी है? तो ये सुनील मित्तल जी की एयरटेल कंपनी है। किसकी? सुनील मित्तल जी की। यूटिलेट सेट, ये अपन को बतानी है, यूटिल सेट कहाँ की कंपनी है? वनवेव। पीएम मोदी ने तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह करीब 17,000 वर्ग मीटर में फैला है। इसके साथ ही तमिलनाडु में 4800 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसी के साथ रिवीजन लास्ट क्लास के, तो कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2028 तक। भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो मीटिंग में आया 2025 पुर्तगाल में जो प्रतियोगिता हुई उसमें। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अपना त्यागपत्र किसे सौंपा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। पोलाक एमरे और बर्गा जोनस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस देश की राजधानी में हुआ था? तो हंगरी में हुआ था। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी के पहले परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो टीआरएफ को। हल्क होगन किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो कुश्ती से। नासा का ट्रेशर जो मिशन है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था इसको? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? तो यारलुंग सांगपो में। आज की कुछ प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत 3.0 अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2030 तक पूर्ण कचरा मुक्त भारत बनाना है। इसरो ने निसर्ग वन नामक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे सटीक मौसम पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। कानूनी रिपोर्ट आज की। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पुनर्स्थापन याचिका को खारिज किया। कहा यह विधायी क्षेत्राधिकार का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार फैलाने वालों पर सख्ती आदेश दिए। आज की दुर्घटनाएं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में भूस्खलन की घटना से 7 लोगों की मौत, 12 घायल। उत्तर प्रदेश के इटावा में बस ट्रक टक्कर, मौत 5 लोगों की मौत, 18 घायल। मनोरंजन समाचार आज के। अभिनेत्री तापसी पन्नू जो है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म धड़कन 2 के लिए। अमेजन प्राइम पर वेब सीरीज भारत की बहादुरी रिलीज, सेना के शौर्य पर आधारित है ये फिल्म। आज के रक्षा समाचार। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विजेता नामक नया गश्ती पोत शामिल किया। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वार गार्जियन 2025 हिमाचल में शुरू। इंजन की सफल टेस्टिंग की, जिससे भारत की रक्षा क्षमता को इजाफा हुआ है। आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका ने भारत के साथ डिजिटल रुपया को अपनाने की योजना को घोषित किया। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, 250 प्लस लोगों की मौत हो गई, इसकी आशंका है इसमें। आज के विश्व समाचार हमारे। अमेरिका ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2035 की घोषणा की। जलवायु परिवर्तन एक सेकंड। अमेरिका ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2035 की घोषणा की, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु। चीन ने एआई डेटा नियंत्रण कानून को मंजूरी दी। अब विदेशी कंपनियों को विशेष अनुमति अनिवार्य है।
आज के खेल समाचार, नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियाई कप फाइनल में चीन को हराया। भारत के बारे में कुछ तथ्य हैं ये। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगता है, जो एशिया में भी प्रसिद्ध है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है, जो उल्का पिंड से टक्कर से बनी है। आज के जीके टुडे हमारा, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो उत्तर है अपना जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। आज का स्वास्थ्य सुझाव आप लोगों की हेल्थ के लिए, पानी ज्यादा पिए। अगस्त की उमस में शरीर में पानी की कमी हो सकती है। मौसमी फल जैसे जामुन और लीची खाएं, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। रात को हल्का भोजन करें और सोने से पहले टहलना फायदेमंद है। और ये करंट अफेयर की क्लास जो अपन को नहीं भूलनी है, 11 जुलाई को आने वाली है, 11 अगस्त को सॉरी, ये क्लास आने वाली है सुबह 9 बजे। 11 अगस्त को ये क्लास जरूर अटेंड करें। आने वाले जो अभी एग्जाम है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और जो एसएससी के जो एग्जाम है, उसमें ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी ये आपके लिए क्लास। ये पूरा जनवरी से लेकर जुलाई तक का इसमें रिवीजन रहेगा अपना करंट अफेयर का। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो आप हमारे संस्था में आ सकते हैं, 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर, सी सेक्टर, इंदुपुरी, भोपाल में। बाकी आपको कोई न्यू बैच वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हम लोगों को, और आपको पूरी मतलब बता दिया जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।